बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल का पेपर 3 है, प्योर मैथमेटिक्स 3 का, मई जून 2024, वेरिएंट 1 है। आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपेंड 3 + x इंटू 1 - 2x और रेज़ टू पावर 1/2 इन असेंडिंग पावर ऑफ x। इसको हमने असेंडिंग पावर में एक्सपेंड करना है अप टू n इंक्लूडिंग टर्म इन एक्स स्केयर की टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। वैसे ये इन्फिनिट तक जाता है। सिंप्लीफाई द कोफिशिएंट्स, और इसके कोफिशिएंट को भी सिंप्लीफाई कर दें। देखिए यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी 1 + x और रेज़ टू पावर n। जब हमारे पास पावर रैशनल फॉर्म में हो 3/2, 1/2 या नेगेटिव फॉर्म में हो तो फिर हम ये एक्सपेंशन लगाते हैं बाइनोमियल की। इसको याद रखने का क्या तरीका है, 1 प्लस इससे ये 1 है, इसको n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 1 + nx हो गया। ये दो टर्म तो हमें याद हो गई कि n को इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। नेक्स्ट टर्म बहुत इजी है, इसको वैसे का वैसे लिखना होता है, इसमें से एक और कम करके यहाँ लिखना होता है। ये ऊपर दो टर्म्स हो गई और 2 ही से हमने डिवाइड करके उसका फैक्टोरियल लेना होता है, 2 ही को x⁻⁴ लिखना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट में ये आप एज इट इज़ लिखे, इसमें से एक और रिड्यूस करके लिख दें। ये 3 टर्म्स होगी। ये 3 से 3 फैक्टोरियल हमने नीचे लिखना होता है क्योंकि 3 टर्म्स ऊपर हैं और 3 ही इसका एक्सपोनेंट लेना होता है, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। ये मैंने बता दिया कि n जब रैशनल हो या n x से हमारा ये जो n है ये हमारा यहाँ लेस देन 1 हो तो हम इसके लिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। देखें इसको हमने डिराइट किया, अब इसके ऊपर पावर 1 है तो पावर 1 है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सपेंड है। इसको देखते हैं 1 - 2x और रेज़ टू पावर 1/2, तो इसके साथ कंपेयर करें, 1 के साथ कंपेयर हो गया, x की वैल्यू -2x बनती है और n की वैल्यू 1/2 बनती है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/2 लगा दें आप, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 1/2 लगा दें, ठीक है। और यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने कहा था कि x² तक एक्सपेंड करना है हमने, तो इसको हमने फिर x² तक इन 3 टर्म्स को यूज़ किया। इन 3 टर्म्स में जहाँ x की वैल्यूज़ और n की वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं। और इसके बाद आप ये देखें कि ये 2 से कैंसिल हो जाता है। इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और ये 2 इसके ऊपर आएगा, 4 बन गया, नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ये 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 बचता है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 1/4 बचता है, तो 1/4 2 से कैंसिल होकर ये हमारे पास 1/2 आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और इसी तरीके से आप ये देखें, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन ये सिंप्लीफाई होकर आ जाती है। 3 को आप सबके साथ पहले मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर x को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, x को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। x³ को हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। 3 टर्म इसकी वजह से आती है, 3 टर्म इसकी वजह से 6 टर्म्स आती हैं। हमने ये 5 टर्म्स लिखी हैं, 6 टर्म्स हमने नहीं लिखी क्योंकि उसने कहा था कि x इसकी हायर पावर जो है इसको निगलेक्ट कर देना है, x² से ऊपर जितनी भी पावर्स होंगे उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो आप ये देखें ये भी x है, ये भी x है, इसको कंबाइन करके आप लिख लें, ये x² है, ये x² है, इसको भी कंबाइन करके आप लिख लें। हमने पहले x की वैल्यू टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, फिर x² की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, फिर इनको हमने एडअप कर लिया, फिर इनको एडअप कर लिया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आती है। तो ये असेंडिंग पावर में भी है और इसके कोफिशिएंट हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन ln x - 5 = L7 - ln of x। गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने x की वैल्यू, अननोन वैल्यूज ये x है, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसको मैंने पहले रीराइट किया। आप देखें इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन पर लॉग जब लैदा लगता है तो वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है। अब यहाँ ये नेगेटिव है, लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं, ये दोनों ln की वैल्यूज़ को टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। ये क्योंकि प्लस हो रही हैं तो कंबाइन लॉग जब लिखेंगे तो इनके टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। ln इधर है तो उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, ln का एंटी लॉग e⁻⁴ बन जाता है।
तो इसको उस तरफ ले आएँ तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ये एक ए यहाँ हमारे 1 है, बी -5 है और सी ये पूरा हमारा सी है, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2 है। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यूज़ हमारे पास ये 2 आ जाती हैं। ये x की वैल्यू एक नेगेटिव आती है, एक पॉजिटिव आती है। नेगेटिव वैल्यू जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू ये जब हम यहाँ पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू का लॉगरिथम नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू ही हमारा फिर सोल्यूशन होगा क्योंकि इसकी वजह से ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। ये x की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहें कैलकुलेटर पे, यहाँ आप पुट करें, यहाँ भी पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, तो चेक हो जाएगा कि आपने ये जो कैलकुलेशन की है। कंडीशन ये थी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के तक इसको लिख दिया। ये चेक करने का मैंने मेथड भी बता दिया, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, मगर अगर आप कुछ डाउट है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और एक्सेस की बदले ln ऑफ x दिया हुआ और 2 पॉइंट दिए हुए, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई। ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। देखें क्वेश्चन क्या है, द वेरिएबल x एंड y, 2 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, यहाँ a और b कांस्टेंट वैल्यू है, x और y वेरिएबल्स हैं। द ग्राफ y अगेंस्ट x ln ऑफ x, y अगेंस्ट x होता है मगर यहाँ y अगेंस्ट ln ऑफ x है। ये ख्याल रखना है आपने कि ये जो ये जो x की वैल्यूज़ दी हुई हैं ये x की वैल्यूज़ नहीं है, ये ln ऑफ x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं। जहाँ भी ln ऑफ x आएगा ये पूरी वैल्यूज़ लगा दी जाएगी, x की जगह ये वैल्यू पुट नहीं करनी, ln ऑफ x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपने। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, शोन इन द डायग्राम, जैसा कि हमने डायग्राम में बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अब a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। गिव ईच वैल्यू करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर्स, हमने हर वैल्यू को इंटीजर्स के करीब लिखना है। मतलब ये है कि इसका आंसर एंड पे आप देखें कि अगर b की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आ रही है तो हमने इंटीजर के करीब जो है वो 5 है, तो हमने पूरे इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो दी हुई है इक्वेशन को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जब भी वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट बन जाता है तो लोग दोनों तरफ लोग लेकर हम उसको नीचे उतारते हैं। जब लोग लेंगे तो ये एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। अब देखें ln ये भी है और अच्छा इसी इक्वेशन के अंदर आप अगर ये जो पॉइंट दिया हुआ है अगर हम पुट कर दें x का ln ऑफ x का ये पूरा वैल्यू ये है, ये पुट कर देते हैं और y की वैल्यू ये है, ये पुट कर देते हैं। ये सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा तो हमने इसे नंबर 1 कहकर छोड़ दिया। अब सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट हमने एट दिस वन ये पुट कर दिया है। x ln ऑफ x की जगह आपने ये पुट करना है और y की जगह आपने ये पुट करना है, ये भी आ गई। अब देखें ln ऑफ a की वैल्यू, ये पूरी की पूरी ln ऑफ a की वैल्यू, जहाँ ln ऑफ a है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि 2 वैल्यू हमारे पास इक्वेशन हैं, 2 ही अननोन्स हैं। जब 2 इक्वेशन हो 2 अननोन हो तो उनको सॉल्व करना ईजी होता है। हमने इक्वेशन 1 को सेकंड में पुट कर देते हैं तो ये पूरी वैल्यू इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। तो अब ये देखें कि इसको ये बाहर कॉमन है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और b की वैल्यू आप देखें इधर भी है, b इधर भी है, b की टर्म्स को इकट्ठा कर लें और ये 1.5 में से ln ऑफ b में से एक ln ऑफ b माइनस हो रहा तो वो 0.5 बच जाएगा, 0.5 ln ऑफ b बच जाएगा। ये सिंपली कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट किया और 0.5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये माइनस होकर डिवाइड होकर ये आता है। फिर एंटी लॉग भी ले लें आप, एंटी लॉग लेकर आप कैलकुलेटर पर एक ही दफ़ा आप इसको लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो नियरेस्ट हमने इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज़ गिवन बाय u इज इक्वल टू -1 माइनस योटा अंडर रूट 3।
जी क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज गिवन बाय u इज इक्वल टू -1 माइनस योटा अंडर रूट ऑफ 3। देखिए इसको आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस योटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका जो रेडियस होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट होता है। यानी हमने x की जगह -1 है और y की जगह माइनस अंडर रूट ऑफ 3 है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, इस u का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, जिसको आप r कह लें, रेडियस कह लें, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस u इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। r का मैंने अभी आपको बताया कि r जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर से निकल आता है, और जो थीटा होता है वो टेन इनवर्स y ओवर x होता है। इसे थीटा कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z होता है ये, इसको आर्गूमेंट ऑफ z भी बोलते हैं। तो देखें कि हमने ये मैग्नीट्यूड इसका यानी r हमने इसका निकाल लिया है। अब थीटा या आर्गूमेंट ऑफ u निकालना चाहते हैं, अगर आप इसका एंगल निकालना चाहते हैं, वो y ओवर x होता है। क्योंकि यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये एंगल बनता है। तो एंगल तो यहाँ से मेजर किया जाता है ना, तो रेंज उसने दी हुई है 0 to -π या 0 to π। तो ये नियर ऊपर से आएंगे तो ये हमें जो छोटा होता है एंगल वो उससे उसकी तरफ से आना है, तो हम नेगेटिव साइड से आएंगे, तो ये पूरा नेगेटिव π है। इतना हिस्सा हम निगलेक्ट कर दें तो ये पूरा एंगल बन जाता है। यानी कि पूरे π में से ये एंगल जो थीटा बनता है ये बनता है टेन इनवर्स y ओवर x, ये हम माइनस कर देंगे। तो आर्गूमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं, y ओवर x करके। ये मैंने बताया -π क्यों किया, क्योंकि हमने ये एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहा है। तो हमारे पास यहाँ y क्या है, अंडर रूट ऑफ 3 है, और x क्या है, वो 1 है। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, -2π ओवर 3 बन जाता है। तो u की वैल्यू अब निकालना हमने ये था r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। जहाँ r है वहाँ आप इसका मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड लगा दें, जहाँ थीटा है वहाँ आप इसकी थीटा की वैल्यू लगा दें, तो ये u हमारे पास इन टर्म ऑफ r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा बन जाता है। तो इसमें दोनों ये माइनस x और y दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास ये एंगल जो निकला था -2π/3 निकला था। तो इस फॉर्म में हमने लिखना था, हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, द कॉम्प्लेक्स नंबर v इज़ गिवन बाय, एक v और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो इस फॉर्म में है, और एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर v ओवर u। हमने जो u ये निकाला है, v उसने दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखना है। अब देखें इसको कैसे लिखते हैं जी। v ओवर u को इस फॉर्म में लिखना है, यानी v ओवर u जो हमारे पास यहाँ है उसका पूरे का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास r होगा, और v ओवर u दोनों का जो हमारे पास ये बनेगा y और x, ये यहाँ लिख देंगे हम। देखें अगर हम v ओवर u करते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, v क्या है हमारे पास और u क्या है। v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड कंबाइन अगर हो तो उसको ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। v का मैग्नीट्यूड ऊपर हम 5 निकाल चुके हैं, और बल्कि यहाँ दिया हुआ v का मैग्नीट्यूड और u का मैग्नीट्यूड ऊपर हमने 2 निकाला था। दोनों को डिवाइड कर दें तो इसके कंबाइंड मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाते हैं, वो r है। आर्गूमेंट ऑफ v ओवर u निकालना चाहते हैं तो ये एक थ्योरी है कि अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, जिस लोगरिथम के डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाते हैं, सेम यही थ्योरी है कि ये आर्गूमेंट ऑफ v ओवर u है तो आर्गूमेंट v माइनस आर्गूमेंट ऑफ u बन जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, इसका प्रूफ लैदा से है। तो अब v हमने ऊपर इसका एंगल दिया हुआ है π/6, और u का एंगल हमने ऊपर निकाला था -2π/3, -2π/3। ये दरमियान में माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको आप प्लस करेंगे तो 5π/6 ये आर्गूमेंट ऑफ z निकल आता है। यानी v ओवर u को हमने इस फॉर्म में, वो कहता है v ओवर u इस फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं r और थीटा की वैल्यू चाहिए थी, r इसका निकाल v ओवर u का r हम 5/2 निकाल चुके हैं, और थीटा जो है हम आर्गूमेंट v ओवर u का 5π/6 निकाल चुके हैं। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर दें तो ये v ओवर u की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में
जो निकालना चाहते थे हम उस फॉर्म में आ गई है। नहीं जी, ये ए और बी पार्ट हमने किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर, ये हमें दिया हुआ है ई रेज टू पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ x की जो x एक हमारे पास एंगल है और एंगल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, और 0 और 2 पाई इंक्लूडेड है। फाइंड dy और d ऑफ x एंड हैंस फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। हमने dy और d ऑफ x फाइंड भी करना है और स्टेशनरी पॉइंट्स भी निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, ये कोई अगर फर्ज करें ये कर्व बन रहा है हमारा, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स को हम, इन टर्निंग पॉइंट्स पर हमारा डिफरेंशियल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है और यहाँ हमारा डिफरेंशियल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है और टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मीन उनकी स्लोप 0 होती है और स्लोप को हम डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स कहते हैं। तो यानी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स क्या है, ये स्लोप होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास स्लोप है और स्लोप को हम जब इक्वल टू 0 कर देते हैं तो मीन वो पॉइंट्स निकल आते हैं जिन पॉइंट्स पर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है और इसी टर्निंग पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, ये कोई मैंने एज इट इज़ लिखी, और इसके डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ डिफरेंशियल लेगा। ये u ओवर v का फंक्शन है। u और v का फंक्शन हम कैसे करते हैं कि d ओवर d ऑफ x अगर u और v पे लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाले वैसे, नीचे वाले का डिफरेंशियल। ये u और v का फार्मूला आता है। यही फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। नीचे वाले का स्क्वायर ऑलरेडी था, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले एज इट इज़, और ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस, अब ऊपर वाले वैसे और नीचे वाले का डिफरेंशियल। तो अब इसका डिफरेंशियल देखें कि नीचे वाले का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 आ जाती है और ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स है। ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ये ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ ही आएगा पहले, और इसकी पावर का अगेन डिफरेंशियल होता है। साइन का डिफरेंशियल कोस होता है माइनस, ये एज इट इज़ था, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एक्सपोनेंट पहले नीचे कोफिशिएंट बनती है और एक्सपोनेंट में से कम हो जाता है 2 - 1, और फिर बेस अगेन डिफरेंशियल होती है। कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो ये इसका डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब आप देखें कि कोस को साइन ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स इसमें भी है, ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स इसमें भी है, कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी है। तो कोस और ई रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स ये कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास कोस और कोस स्क्वायर एक ये बचता है और ये एक साइन बचता है। ये साथ 2 भी है और माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय ये पावर 4 है। तो देखें ये 1 कोस है, ये पावर 4 कोस है, तो ये कैंसिल होकर 3 रह जाएगा, तो रेसिप्रोकल में 3 रह जाता है हमारे पास कोस। अब नेक्स्ट ये देखें कि जब हमने इसको इक्वेट 0 करना है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए इक्वेट तो 0 करना पड़ता है डिफरेंशियल को, तो ये रेसिप्रोकल में जो चीज़ है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, ऊपर वाली 2 टर्म्स बचती हैं। जब 2 टर्म्स का मल्टीपल 0 हो तो उन दोनों में से होता ये है, यहाँ तो फिर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 होगी, यहाँ फिर सेकंड टर्म इक्वल टू 0 होगी। अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 होती है तो ये इसकी वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो तो लॉग लेना पड़ता है, दोनों तो लॉग लेंगे, ln ऑफ लॉग अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इसकी बात रही तो इसमें से हमने सोल्यूशन निकालना है, तो इसको ये सारा यहाँ तो साइन में कन्वर्ट कर लें या कोस में कर लें। तो साइन में कन्वर्ट करना ईजी है। कोस स्क्वायर को हम फार्मूला होता है 1 - साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर की जगह हमने 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया। तो इसके बाद ये देखें कि आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। इस पर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, यानी या आप इसको एक्स एज्यूम कर लें, कैपिटल एक्स एज्यूम कर लें, तो ये कैपिटल एक्स यानी साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये इसका जो स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और जो सिंपल होता है इसका कोफिशिएंट बी होता है, और ये सी है। यहाँ ए 1 है, बी -2 है, सी -1 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने लगा दिया -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ तक हम आ गए। तो आप ये देखें कि ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो सिंपल, अगर नेक्स्ट पेज पे भी इसके स्पेस है वहाँ जाकर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करके हम इसकी दो वैल्यूज़ लेते हैं। एक दफ़ा प्लस रखने से ये आता है, माइनस रखने से ये आता है। तो ये जो पावर इसकी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेट करें तो 1 से बड़ी हो जाती है, और साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आती, क्योंकि साइन इनवर्स जब 1 से बड़े का लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। ये वैल्यू 1 से लेस देन है, -1 और +1 के बिटवीन आती है, इसको लेते हैं। और इसको हम साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस √2 है। तो साइन इनवर्स करके देखें, इसका साइन इनवर्स करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। तो ये बेसिक एंगल हमारे पास है। अब देखें कि ये एंगल नेगेटिव में है, मगर उसने हमें जो लिमिट दी हुई है पीछे एंगल की 0 to 2 पाई दी हुई है। ये पॉजिटिव में, ये 0 to 2 पाई, और नेगेटिव एंगल जो आता है वो ये आता है। तो बेसिक एंगल जो हमारे पास ये नेगेटिव एंगल बनता है। तो बेसिक एंगल अगर हम उधर से आकर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 0.43। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 5.85 बचता है। ये हमारे पास दोनों तरफ से नेगेटिव एंगल बनता है, एक तरफ इस तरफ से भी बनता है, इस तरफ से भी बनता है। तो देखिए ये नेगेटिव वैल्यू ना एक्स की साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है हमारे यहाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये एंगल या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। इसको यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने ये 0 to एंटी क्लॉकवाइज हमने मेजर करना है इसको 0 to पाई तक। तो इसके रास्ते में एक ये आता है, एक ये आता है। ये आएगा, ये पाई प्लस ये हो जाएगा, और ये आएगा 2 पाई माइनस ये हो जाएगा। तो दो एंगल हमारे पास बनते हैं, एक ये बनता है, एक ये बनता है। ये जूम आउट हो गया था मेरा ख्याल, इसे दोबारा कर लेते हैं। देखें एक्स की वैल्यू, जो साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है 1 माइनस, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू तो नेगेटिव में आती है। तो नेगेटिव अगर साइन कहाँ कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका एंगल जो आता है 0.43 वो एक यहाँ आएगा, ये एक यहाँ आएगा। मगर मेजर तो हमने यहाँ से करना होता है। जब यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ से पाई और पाई प्लस समथिंग एक ये बन जाएगा, और जब यहाँ से मेजर करेंगे तो ये 2 पाई से कुछ पहले, तो 2 पाई में से ये लेस कर देंगे एक ये एंगल। तो इस तरह से ये दो एंगल इसके बनेंगे। ये हमारे पास एक सोल्यूशन था, इसको पूरा सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था, ये रिमेनिंग पार्ट था उसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ये रिमेनिंग पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट है, बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट द इक्वेशन कोसेकेंट 1/2x इज इक्वल टू e of x minus 3 हैज़ एग्जैक्टली वन रूट डिनोटेड बाय अल्फ़ा इन द इंटरवल 0 से पाई तक। अब मतलब इसका ये है कि ये दो ग्राफ हैं, असल में दो कर्व हैं। इसका एक कर्व बनेगा जो कि ये बनेगा, इसका एक कर्व बनेगा जो कि ये बनेगा। ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये बाकी आगे लॉन्ग इस तरह से चलते चले जाएंगे। ये दोबारा कभी भी एक दूसरे को दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि ये हमेशा एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये बताएं कि एग्जैक्टली एक जगह पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, और उसका सोल्यूशन बताएं। देखिए ये ग्राफ कोसेकेंट जो होता है असल में साइन का इन्वर्स होता है। तो साइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है, इस तरीके से। जब साइन ऑफ एक्स हो, ये 0 से लेकर 2 पाई तक बनता है। जितनी अगर इसका 1/2 इसका एंगल अगर हाफ कर दिया जाता है तो 2 पाई, तो ये फिर इसका ये 4 पाई तक चले जाता है। तो ये 2 पाई तक इसका हाफ कर्व बनेगा, तो ये फिर 4 पाई बन जाएगा। 4 पाई तक इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हाफ जो है 2 पाई तक बनेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई तक ये ग्राफ बनेगा हमारा, क्योंकि उसने लिमिट 0 से पाई तक दी हुई है। तो हम 0 से पाई तक ये बस इतना सा ग्राफ बनेगा साइन का।
अगर हम इसको 1/1 साइन 1/2x करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो यानी कि हम इसको 1/साइन 1/2x करते हैं, तो ये रेसिप्रोकेट होकर कोसिकेंट 1/2x बन जाता है। तो ये ग्राफ भी हमारा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट का ग्राफ। तो ये कोसिकेंट का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि सीकेंट का ग्राफ कैसे होता है। वैसे y = e(x) का ग्राफ कैसे होता है, ये हमेशा यहाँ कभी इंटरसेक्ट नहीं करता एक्स एक्सिस को, क्योंकि अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 लगा भी दूँ तो x की वैल्यू अनडिफाइन होती है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये ऐसे करके e(x) का ग्राफ बनता है। मगर इसमें से -3 कर दूँ तो ये ग्राफ कुछ नीचे चले जाएगा और नीचे जाकर ये -2 बन जाएगा -3 पे, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं y इंटरसेप्ट इसका निकालना चाहता हूँ, y इंटरसेप्ट अगर आप निकालना चाहें इसका, अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो हमें पुट x = 0 करना पड़ता है। पुट x = 0 टू फाइंड y इंटरसेप्ट। तो y यहाँ 0 पुट करेंगे, e⁻0 1 बन जाता है, 1 - 3 तो 1 - 3 -2 आ जाता है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास -2 बनती है। तो ये ग्राफ हमारे पास ये बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ, यानी इस ग्राफ को और इस ग्राफ को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये ग्राफ और ये ग्राफ अगर कंबाइन कर दूं तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करता है अल्फ़ा पे। तो ये उसने इसे स्केच करने के लिए कहा था, हमने इसे स्केच कर दिया है। तो आगे पार्ट नेक्स्ट की तरफ देखते हैं वो क्या कह रहा है। जी 6 का बी पार्ट है कि वेरीफाई बाई कैलकुलेशन दैट अल्फ़ा लाइज बिटवीन 1 और 2। तो आप ये बताएं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन जो है इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को आप एक तरफ ले जाएं, ये एक इक्वेशन बना लें, यानी कोसिकेंट 1/2x - e और x - 3, ये एक पूरा इक्वेशन बन गई। इस पूरी इक्वेशन को फंक्शन ऑफ x कह दें। ये फंक्शन ऑफ x में आप पहले 1 पुट कर दें। 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखें नेगेटिव में आ रही है। अब आप 2 पुट कर दें, 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यानी ये फंक्शन जो है इसका साइन वेरी कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका साइन चेंज हो रहा है। जब साइन अगर इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन इसी के दरमियान में है। अगर आप सोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है, उन दो वैल्यूज़ को पुट करें। अगर उसका साइन चेंज हो रहा है फंक्शन का, इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन इसका के ही सोल्यूशन बनता है, क्योंकि ये नेगेटिव के बाद कहीं जाकर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, और जहाँ 0 आएगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका साइन चेंज होना 1 और 2 के दरमियान ये शो करता है कि इसका सोल्यूशन 1 और 2 के दरमियान में ही कहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का A, B, C और D पार्ट भी है। इसके 3 पार्ट्स हैं। Show that if a sequence of the values in the interval 0 to pi given by the iterative formula, ये iterative formula दिया है, converge then it's converge to alpha। देखिए पीछे जो इक्वेशन दी हुई थी, इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप ऐसा करें कि इस फॉर्म में लाने के लिए x को एक तरफ ले जाएं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं। इंडिपेंडेंट x सिर्फ इसमें है, तो ये इसको इंडिपेंडेंट e⁻x में है, तो इसको x को निकालने के लिए हमें, क्योंकि ये एक्सपोनेंट में है तो लोगरिथम लेना पड़ता है। तो यहाँ अगर लॉग लेंगे तो प्लस या माइनस पर लॉग 2 वैल्यूज़ पर इकट्ठा नहीं लगेगा। तो पहले इसको -3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं यहाँ, ताकि e(x) अकेला रह जाए, और जब यहाँ ln लगाएं, हम लोग लगाएं इधर भी, तो ये x शुरू में आ जाए, ln बन जाए। ln 1 होता है तो x की वैल्यू ये आ गई, दोनों तरफ हमने लोग लिया। तो ये x की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, x इस तरफ लिखते हैं, ये इस तरफ लिखते हैं। तो इस वैल्यू जो इंडिपेंडेंट जो वैल्यू डिपेंडेंट है उसको n+1 कर दें, जो इंडिपेंडेंट है उसको n कह दें। यानी यहाँ हम एक इनिशियल वैल्यू जो पुट करते हैं, जो नेक्स्ट आती है वो नेक्स्ट वैल्यू फिर हमारी ये आती है, ये दोबारा इसमें पुट करते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है। ये आइटरेटिव फार्मूला चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही करेंगे हम।
देखें यूजिंग द आइटरेटिव फार्मूला, ये आइटरेटिव फार्मूला जो हमने जनरेट किया है, जो बना दिया है, उसने कहा था आइटरेटिव फार्मूला इस तरह का बनाए, हमने सेम इस तरह का बना दिया। इसको यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू 1.4 लगानी है। आपने 1.4 इनिशियल वैल्यू यहाँ लगानी होती है, नेक्स्ट वैल्यू फिर ये निकलती है। टू डिटरमिन अल्फ़ा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखें हमने इसको इनिशियल वैल्यू 1.4 एज्यूम कर लेते हैं और ये 1.4 हम यहाँ लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 1.5156 आता है, इसको हम पहले अल्फ़ा नोट का था तो नेक्स्ट अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ये अल्फ़ा 1 हम यहाँ लगाएंगे तो नेक्स्ट अल्फ़ा 2 आएगा, तो अल्फ़ा 1 यहाँ लगाएंगे तो ये अल्फ़ा 2 आएगा। इसकी वैल्यू लगाने के बाद आप कैलकुलेटर से यहाँ लगाएं, सिंपली कैलकुलेट करें डायरेक्ट, तो ये वैल्यू आती है। ये वैल्यू दोबारा यहाँ लगाएं तो अल्फ़ा 3 आ जाएगा, क्योंकि आप अल्फ़ा 2 लगा रहे हैं तो अल्फ़ा 3 आना चाहिए, तो ये अल्फ़ा 3 आ जाता है। अल्फ़ा 3 की वैल्यू यहाँ आप पुट करें तो अल्फ़ा 4 आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा 4 उसने ये कहा था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देना। हमने इसको, आप देखें कि ये लास्ट जो है, अगर इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो 1.5 आता है, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें तो 1.5 आता है। यानी ये तो रिपीट होना शुरू हो गए। जहाँ रिपीट होना शुरू हो जाए तो समझें वही सॉल्यूशन है इसका। तो ये आइटरेटिव फार्मूले से इसका सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड है। तो हमने ये देखा कि ये अल्फ़ा की वैल्यू 1.5 बनती है। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ देखते हैं कि वो कहता है स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ कैलकुलेशन आइटरेशन नीडेड विद दिस इनिशियल वैल्यू टू डिटरमिन अल्फ़ा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने देखा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेक्ट जो हो रहा है वो सेम ये आ रहा है। तो ये तो फोर्थ आइटरेटिव पे आ रहा है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। तो ये कहाँ जाकर आता है? मिनिमम नंबर ऑफ आइटरेशन फोर्थ पे जाकर आता है, यानी फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है कि वो रिपीट होना शुरू हो गया। यही वो पूछ रहा था कि मिनिमम कितनी आइटरेशन हम लगाएं कि वही चीज़ रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, ऑन अ सिंगल ऑर्गन डायग्राम स्केच द लोसाई गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है z-3 + 2 eta एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2, एंड ये एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है वेयर z एंड w आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है क्या, देखते हैं। देखिए, ये जो चीज़ दी हुई है इस तरह की फॉर्म में लिखा हो और इस तरह की फॉर्म में लिखा हो, इसमें क्या फ़र्क है? इस तरह की फॉर्म में लिखा हो तो आप सर समझें कि सर्कल की इक्वेशन है। इस तरह की फॉर्म में लिखा हो तो आप समझें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखिए, इसमें से सर्कल कैसे निकलेगा? आप इसको मैंने रीराइट किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये जो माइनस हो रही है इसमें से वैल्यूज़ 3 - 2 योटा, ये 3 और -2, ये 3 और -2 जो है ये असल में सेंटर है, और ये इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ ये रेडियस है। आपने इसको 2 को रेडियस बनाना है, और 3 और -2 कहाँ आएगा? 3 और -2 यहाँ आएगा, ये सेंटर है। 2 का रेडियस बनाकर हमने एक सर्कल बना दिया। ये एक कंप्लीट हमारे पास एक स्केच बन गया। अब इसको लेते हैं, ये जो चीज़ दी हुई है इसमें से भी माइनस आप कॉमन ले लें, यहाँ से भी कॉमन ले लें। डब्ल्यू में से जो, और इस डब्ल्यू में से और इस डब्ल्यू में से जो वैल्यू माइनस हो रही है ये दरअसल पॉइंट्स हैं। ये 3 और -2 के पॉइंट है। 3 यहाँ आता है और -2 यहाँ आता है, ये एक पॉइंट है। -3 और 4, -3 एक्स एक्सिस -3 यहाँ आएगा और +4 यहाँ आएगा, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों को मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसी का प्लस माइनस करें तो माइनस की केस में ये इसका ये मैग्नीट्यूड बन जाता है। ये गुजरेगा कहाँ से? इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। इनके दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट ले लें आप। 3 और -3 का मिड पॉइंट ले लें, और 4 और -2 का मिड पॉइंट ले लें। 0 और 1 मिड पॉइंट में से ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरता है। तो इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों मिला लें तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है। अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ना होती तो ये स्ट्रेट लाइन ही होनी थी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू मीन इसका प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसकी स्लोप फिर नेगेटिव। ये दोनों की मैग्नीट्यूड का मतलब यही है कि प्लस और माइनस दोनों मैग्नीट्यूड इसमें स्लोप की वैल्यूज ये दी हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हैंस फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ z माइनस डब्ल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू। z माइनस डब्ल्यू का मतलब ये है कि एक पॉइंट z का है और एक पॉइंट w का है। z का पॉइंट हमारे पास ये था, हमने z का पॉइंट 3 माइनस 2 निकाला था, और w का पॉइंट हमारे पास एक ये है -3 4। इस दोनों पॉइंट्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसका हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अच्छा, w हमारे पास से यहाँ थोड़ा सा w का पॉइंट ये नहीं है बल्कि ये है मिड पॉइंट जो हमने लिया था उसको हमने w का है, तो ये पॉइंट है जहाँ से हमारा ये इंटरसेक्शन गुजरता है। तो ये मिड पॉइंट हमारा 0 1 है। w और z के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास x2 माइनस x1 0 और y2 माइनस y1 ये है। सम ऑफ द स्क्वायर रूल लिया तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। ये z माइनस डब्ल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखें क्या कह रहा है कि यूज़ द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ x टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द, ये इंटीग्रल दिया हुआ है। इसमें जहाँ 1 माइनस साइन ऑफ x है वहाँ u पुट करना है, और जहाँ साइन 2 ऑफ x है यहाँ तो ये पुट नहीं होगा। इसको देखते हैं क्या करेंगे। गिव योर आंसर इन द फॉर्म, और एंड पे आंसर इस फॉर्म में लाकर रखना है, और a और b रैशनल नंबर हैं टू बी डिटरमिन। देखें सब्स्टिट्यूशन क्या दी हुई है कि u की जगह 1 माइनस साइन ऑफ x लिखना है। तो अगर साइन ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, अगर हम साइन को इधर ले जाएं u को इधर ले जाएं तो साइन की वैल्यू 1 माइनस u बनती है। तो अब u का डिफरेंशियल जब हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं। फिर अब इसका डिफरेंशियल लें तो इसका डिफरेंशियल माइनस कॉस ऑफ x आता है, तो फिर लिमिट भी चेंज। तो d ऑफ u यहाँ dx तो नहीं आएगा, फिर du आ जाएगा। तो dx को उस तरफ ले जाएं तो du की ये वैल्यू मिलती है, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो जब हम x की जगह 3π/2 लगाएंगे तो u क्या निकलेगा, यहाँ 3π/2 लगाएं तो u2 निकलता है। जब हम पाई लगाएंगे x की जगह, जब पाई लगाएंगे यहाँ x की जगह पाई लगाएंगे तो u की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस साइन पाई इज इक्वल टू 1 बनेगी। यह हमने लिमिट्स भी इन टर्म ऑफ u फाइंड आउट कर ली है, और dx की जगह du भी फाइंड आउट कर लिया है, और जहाँ साइन आएगा वहाँ क्या लगाएंगे, और जहाँ साइन -2 है, साइन -2 को हम 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वहाँ ये लगा देंगे। और आप देखें कि ये पूरी वैल्यू cos x dx अगर माइनस उस तरह ले जाएँ तो ये पूरी वैल्यू माइनस du बनती है, और साइन x की वैल्यू 1 माइनस u बनती है, 1 माइनस u। और इस पूरे को हमने u कहा था, u आ गया। तो अब आप ये देखें कि इसका लहदा इसको डिवाइड कर दें, अगर 2 को कॉमन ले लें तो, और लिमिट भी हमने यहाँ पाई को 1 में कन्वर्ट कर लिया था, हमने पाई को 1 में कन्वर्ट कर लिया था, और 3π/2 को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया था। तो अब इसको ऊपर ले जाएं तो u की वैल्यू 1 है, यहाँ -1/, ये ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/2 हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी, और इसको जब लहदा हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर फार्मूला, जस्ट पावर फार्मूला एक प्लस हो जाएगा, यहाँ भी एक प्लस हो जाएगा, वही चीज़ डिवाइड हो जाएगी। लिमिट 1/2 है, तो लिमिट लगाने के बाद यहाँ हमने लिमिट लगा दी, और यहाँ फिर 1 लगा दिया हमने। सिंपल लिमिट लगा के इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है, ये a माइनस a प्लस बी ऑफ √2 की फॉर्म में, जबकि a और b उसने कहा था रैशनल फॉर्म में। तो ये इसका कंप्लीट एक सॉल्यूशन मैं आपको ये करवा देता हूँ। तो नहीं, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 को मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज द सुटेबल u इज इक्वल टू, हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ x टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस। इंटीग्रल दिया हुआ जिसमें sin 2x ओवर 1 माइनस साइन x का स्क्वायर रूट d ऑफ x और लिमिट पाई से लेकर 3π/2 तक है।
गिव योर आंसर इन द फॉर्म, इसकी आंसर को हमने a प्लस बी अंडर रूट ऑफ एक्स में लिखना है। ये a और b वो कह रहा है कि रैशनल फॉर्म में 3/2 4/6 पर इस फॉर्म में भी हो सकती हैं टू बी डिटरमिन। अब देखें कि उसने ये कहा था u को पुट करना है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, 1 माइनस साइन जहाँ भी है उसको u पुट करना है। तो u को 1 माइनस साइन को अगर u पुट करना है तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फिर साइन को उस तरफ ले जाएं, u को इस तरफ ले जाएं, जहाँ साइन होगा साइन ऑफ एक्स वहाँ 1 माइनस यू पुट हो जाएगा। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डी एक्स को डी यू में कन्वर्ट करना होता है। तो डी यू में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, साइन का डिफरेंशियल कॉस हो जाएगा, माइनस वैसे ही था, डी एक्स को उधर ले जाएँ तो डी यू की वैल्यू निकल आती है। और लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो जब लिमिट हमारी 3π/2 होगी तो इसमें 3π/2 लगाएं तो u हमारे पास ये आ जाएगा। जब लिमिट पाई होगी तो यहाँ पाई लगाएं, तो जब x पाई होगा तो फिर u हमारे पास क्या निकल आएगा, 1 निकल आएगा। तो अब लिमिट्स भी चेंज हो गई हैं, डी यू भी निकल आया डी एक्स की जगह, और हमने 1 माइनस साइन को क्या पुट करना था ये। मगर यहाँ ये देखें कि साइन 2x है तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए साइन 2x को 2 साइन x कोस x यूज़ कर सकते हैं। तो अब साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस यू है और ये स्क्वायर रूट में हमने 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को यू कहा था, साइन ऑफ एक्स की जगह हम 1 माइनस यू यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरा जो कोस एक्स डी ऑफ एक्स है, ये कोस एक्स डी ऑफ एक्स की जगह हम माइनस डी यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 को बाहर ले जाएं, कांस्टेंट है, और ये नेगेटिव अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको लहदा डिवाइड भी कर दें तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव इससे डिवाइड हुआ, ये आगे ये नेगेटिव हो बन चुका था, ये बाद में लिखेंगे, ये इससे डिवाइड हुआ, और ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगी, ये भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो ये ऊपर जाकर ये माइनस हो गई है। और इसके बाद आप लहदा इसका इंटीग्रल ले लें, लहदा इंटीग्रल लिया तो पावर फार्मूला अप्लाई कर दिया, पावर +1 करके ये वही चीज़ डिवाइड हो जाती है। और लिमिट 1 to 2 से पहले 2 लगाएंगे फिर 1 लगाएंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका सोल्यूशन को। इसका पहले पूरा व्यू मैं आपको करवा दूँ। ये इसका पूरा व्यू था। अब पहले हमने 2 लिमिट यू की जगह पुट की और फिर उसके बाद हमने 1 पुट की। 1 पुट करने के बाद ये आता है, इसकी सिंपलीफिकेशन है। तो ये रैशनल a प्लस बी ऑफ √2 में कह रहा था वो, तो a और b वो रैशनल फॉर्म में कह रहा था, तो ये रैशनल फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ हैं। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन L1 L2। ये दो इक्वेशन लाइन दी हुई है, ये L1 एज्यूम कर लें, ये L2 एज्यूम कर लें, इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। ये वेक्टर फॉर्म है इसकी, जो वेक्टर फॉर्म में दी होती है तो ये वो जो यहाँ लिखा होता है लैम्डा से पहले वो पॉइंट होता है। सपोज ये L1 है तो ये इसका एक पॉइंट है जहाँ से 1 - 2 3, यानी 1 - 2 और 3 ये एक पॉइंट है जहाँ से ये लाइन गुजरती है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लैम्डा म्यू गैमा, इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये जो इसके बाद लिखे होते हैं 2 - 1 a, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। इनके सिंपल डायरेक्शन रेशियोज अगर हम लिखें 2 - 1 a 2 - 1 a, और इसके डायरेक्शन रेशियो 3 - 2 ये है। अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखते हैं क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन L1 L2, दो स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। एक कांस्टेंट है, अननोन है। दो लाइंस वो कहते हैं L1 L2 दोनों लाइंस जो हैं बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, शो दैट a = 4। ये उसने आंसर भी दे दिया, ये हमने प्रूव करना है। तो ये हमने इसका आंसर, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट 0 होना चाहिए तो इसके सिंपली हमने इसको इसके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये निकल आता है 4 इसका कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है।
जो L1 और L2 दोनों लाइन दी हुई थी वो कहता है वो इंटरसेक्ट करती है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और उसका पोजीशन वेक्टर बताएं। देखें ये जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी होती है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भला? इस तरीके से कि ये जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं ये पॉइंट होते हैं, इनके यहाँ लिख दिया, और ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं 2 लैम्डा -1 लैम्डा और a लैम्डा, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इनको अगर आप इस फॉर्म में लिख दें तो ये पॉइंट बन जाता है, उसका जनरल फॉर्म आ जाती है पॉइंट। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। यानी ये दोनों वेक्टर जो देती हैं, एक का पॉइंट ये बनता है, यानी इसका अगर मैं पॉइंट निकालूं तो वो ये बनेगा और दूसरे का पॉइंट ये बनता है। ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके उस जगह पे पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। दोनों के पॉइंट्स को मैंने इक्वल कर दिया। इसको इस तरीके से सॉल्व किया कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल आए। हमें ये 3 इक्वेशन दिए हैं, 2 अननोन्स हैं, कोई 2 इक्वेशन काफ़ी हमारे लिए। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ से देखूँ तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जो ये इक्वेशन बन जाती है, और अगर इसी तरीके से मैं इसकी सेकंड इक्वेशन को लूँ तो यहाँ से इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन जाती है। अब दोनों को मैं इसकी वैल्यू एक दूसरे के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखें कि लैम्डा की वैल्यू ये बनती है। ये लैम्डा की पूरी वैल्यू इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये म्यू ही रह जाता है। यहाँ म्यू को कैलकुलेट अगर करें हम तो ये म्यू की वैल्यू हमारे पास जो आती है 2 + 2 2 म्यू -1 = 3 म्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद म्यू की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ये 0 अगर मैं पुट कर दूं इसके अंदर तो लैम्डा -1 आता है। तो ये लैम्डा, म्यू और लैम्डा की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि दोनों को मिलाकर किया है, अगर आप म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो 0 -1 ये एक पॉइंट आ जाता है। अगर -1 इसमें पुट कर दें तब भी -1 ही आएगा। तो ये एक वो पॉइंट आ जाता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और इसका पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब ये है कि ओरिजिन से यहाँ तक का ये पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट है इसको आप इस फॉर्म में लिख दें OP = -j -k, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। 9 का C पार्ट है द पॉइंट A हैज़ पोजीशन वेक्टर। ये एक A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। ये पॉइंट कहीं L1 जो लाइन है ये इस A पॉइंट जो है जिसकी कोऑर्डिनेट -1 1 और -9, इसके जो कोफिशिएंट्स इसके पॉइंट्स बनते हैं वो इस पॉइंट पर लाई करता है। अगर वो L19 जो है वो पीछे दी हुई क्वेश्चन नंबर 9 में, वो ये यहाँ मैंने रीराइट कर दी है, वो ये है। अगर ये इसमें लाई करता है तो इसको जनरल फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो 1 + 2 लैम्डा -2 लैम्डा और +3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें A लैम्डा, ये 4 है तो ये 4 हमने फाइंड आउट कर लिया थी इसकी वैल्यू 4 लैम्डा। तो ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, इक्वेट करने के बाद अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू किसी एक चीज़ से आप निकालें तो लैम्डा की वैल्यू 3 निकलती है। अगर यहाँ से निकालें तो भी -3 निकलती है, अगर यहाँ से निकालें तो भी -3 निकलती है। लैम्डा की सारी वैल्यू सेम आने का मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। इसका यही तरीका है। अगर वो आप चेक करना चाहते हैं कि कोई पॉइंट एक वेक्टर इक्वेशन पर लाई करता है कि नहीं, उसको ये इस फॉर्म में लिखें और इसके इक्वेट कर दें। इसको जो अननोन लैम्डा वैल्यू है हमारे पास वो अगर सेम निकलती है हर एक से, इसका मतलब देयरफॉर A लाइज ऑन L1। ये डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। द पॉइंट B इज़ द इमेज ऑफ A। ये जो पॉइंट B है ये इमेज है A का, ये इमेज है A का आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन 2। लाइन 2 अगर हम मिरर अज्यूम कर रहे हैं, इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इमेज बना है इसके कोऑर्डिनेट्स वो कहता है फाइंड करो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ B
पी के पोजीशन वेक्टर मीन इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। तो वो कह रहा है कि अगर जो ए पॉइंट उसने ऊपर दिया हुआ है, ए पॉइंट आपको पता है उसने ये दिया हुआ था, ठीक है। ये पोजीशन इसका, इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ ए, इसको मैंने यहाँ रीराइट कर लिया। ये एक ए पॉइंट उसने जो दिया हुआ था उसका पोजीशन वेक्टर, उसके जो रिफ्लेक्शन में L2 पे जो रिफ्लेक्शन बनती है उसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो इसका फर्स्ट किया, इसका जो पोजीशन वेक्टर बनता है, जो ये ABC है, ABC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी और ये रिफ्लेक्शन है ए की, तो इसका मिड पॉइंट तो इंटरसेक्शन होगा इसको, क्योंकि इस पर ये मिरर लाइन तो ये है, तो मिरर लाइन इसकी फिर मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ए x1 + x2 / 2 y1 y2 + 2 और सो ऑन, ए x y z z1 + z2 / 2, और ये इसका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, ये तो मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट तो ये है, ये होना चाहिए। यहाँ से आप इसको कंपेयर करें -1 के साथ, इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ, इस कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर करके ABC की वैल्यूज निकालनी। ये ABC की जो वैल्यूज निकली हैं असल में यही, आप इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ जस्ट IJK लगा दें तो ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ये इसका B का हमने पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, गिवन दैट 2x = 10y, शो दैट dy/d of x = 2/1 + 4x²। हमने इसके डिफरेंशियल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको रीराइट करते हैं और इसका डिफरेंशियल लेना शुरू करते हैं। जब डिफरेंशियल लेंगे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल dx/dx ये 1 हो जाता है। तो इस तरफ का डिफरेंशियल क्या होगा, 10 का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर y, और y क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y अगेन डिफरेंशियल होगा dy/d of x। तो हमने तो dy/d of x निकालना है, तो ये 1 हो गया, इसको उस तरफ ले जाएं, ये उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 से, और ये सारा 1 हो चुका है, ठीक है, ये कट चुका है। तो ये देखें कि सेकंड स्क्वायर को हम 1 + 10² लिखते, सेकंड स्क्वायर y है तो सेकंड स्क्वायर y को 1 + 10y लिख सकते हैं, 10² y लिख सकते हैं, और 10y किसके इक्वल है, 2x के, तो जहाँ जहाँ 10y है वहाँ 2x लगाते हैं, ऊपर स्क्वायर है, तो आप देखें कि ये dy/d of x हमारा इसके इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Hence find the exact value of, ये x tan 1 2f(x) d of x है, हमने इंटीग्रल मालूम करना है, और इसकी लिमिट 1/2 से लेकर √3/2 तक दी हुई है। तो देखें ये u × v का फार्मूला लग रहा है, दो फंक्शन हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक को u ज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को v ज्यूम कर लेते हैं और इसका इंटीग्रल लेते हैं। तो बाई पार्ट से इंटीग्रल हम कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या लगाते हैं इंटीग्रल पर, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस जिसका इंटीग्रल लिया था, अब वो एज इट इज़ विद इंटीग्रल एज इट इज़, और बड़े से इंटीग्रल के अंदर लिखना होता है, और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का इंटीग्रल। तो यानी अब चलते हैं इसकी तरफ कि हमने ये इसको कैसे करना है। अब ये पकड़ा तो इस फार्मूले के मुताबिक देखें, इसका मैं अगर इंटीग्रल लेना चाहूँ तो इनवर्सिस के हम इंटीग्रल नहीं लेते, इसको डिफरेंशियल के लिए रख छोड़ते हैं, तो इसका फिर इंटीग्रल ले लेते हैं। इसका इंटीग्रल पावर फार्मूला लगा, ये एज इट इज़ माइनस जिसका इंटीग्रल लिया था, अब वो एज इट इज़, और जो एज इट इज़ था उसका डिफरेंशियल, और लिमिट लगा दी हमने। अब पहले इसकी लिमिट लगाएंगे, x की जगह हमने लिमिट लगा दी, फिर 1/2 माइनस करके इसकी इंटीग्रल लगा दी, और ये एज इट इज़ है, और इसका ये देखें 2 से कैंसिल हो जाता है, और x स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर 4x बनता है, और 4x स्क्वायर प्लस, अब देखें कि ये इसका ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये हमारे न्यूमिनेटर सेम हो जाए तो फिर डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड का एक तरीका ये भी है कि ये x स्क्वायर को मैं 4 अपनी तरफ से डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और प्लस अपनी तरफ माइनस अपनी तरफ से लिख दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर ये पूरे का पूरा एक जैसा हो गया, ये पूरे का पूरा इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पर हमने इसको अलग-अलग डिवाइड भी कर दिया, ये वही सेम हमने लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, ये चीज़ बन गई। अब इसका इंटीग्रल जो होगा x होगा, ये क्योंकि tan इनवर्स का फार्मूला बनता है 1/2 tan इनवर्स, ये क्योंकि 2x का होल स्क्वायर है,
तो ये 1/2x की 2x होल स्क्वायर प्लस 1 का बनेगा 10 इनवर्स ऑफ x। और एंगल का डिफरेंशियल जो होता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और ये लिमिट लगा दी, पहले हम ये लिमिट लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट माइनस करके लगा देंगे। इसको सिंपल हमने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इस फॉर्म में फाइनल लिख दिया। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसने। इन अ फील्ड देर आर 300 प्लांट्स ऑफ अ सर्टन स्पीशीज। 300 प्लांट्स की स्पीशीज दी हुई हैं, ऑल ऑफ विच कैन बी इन्फेक्टेड बाई अ पर्टिकुलर डिजीज़। और ये किसी खास पर्टिकुलर डिजीज़ में इन्वॉल्व हैं। एट अ टाइम टी आफ्टर द फर्स्ट प्लांट इज़ इन्फेक्टेड। एक टाइम टी पर अगर एक प्लांट इन्फेक्ट होता है, देर आर एक्स इन्फेक्टेड प्लांट्स, तो ये एक्स इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, यानी टी टाइम में एक्स इन्फेक्टेड प्लांट होंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इन्फेक्टेड एंड नंबर ऑफ प्लांट्स आर नॉट इन्फेक्टेड। देखिए इन्फेक्टेड प्लांट का उसने बता दिया कि एक्स टाइम में टी टाइम में एक्स प्लांट्स इन्फेक्टेड होते हैं। और नॉट इन्फेक्टेड क्या होंगे, टोटल हमारे पास 300 हैं, और जिसमें इन्फेक्टेड अगर हम निकाल दें तो ये नॉट इन्फेक्टेड आ जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इन्फेक्टेड और नंबर ऑफ प्लांट्स दैट आर नॉट इन्फेक्टेड, दोनों का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है। और ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, ये प्रोपोर्शनल है। द वेरिएबल एक्स एंड टी आर ट्रीटेड एज अ कंटिन्यूस एंड इट इज़ गिवन दैट डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे रेशो दी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक्स का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, ये प्रोपोर्शनल है इसके, यानी ये चीज़ बनेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एंड नॉट इन्फेक्टेड। तो उसने कहा है कि अगर ये इनिशियल वैल्यूज हमें दी हों, तो डी एक्स ओवर डी टी 0.2 दिया हो और एक्स की वैल्यू 1 दी हुई हो, टी 0 दिया हो, शो दैट एक्स एंड टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शो करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो देखें प्रोपोर्शनैलिटी को अगर ख़त्म करें तो के लगाना पड़ता है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें डी एक्स को, अब इसी को देखें कि के की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम एक्स की वैल्यू 1 यूज़ करें, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 0.2 यूज़ करें, यहाँ वैल्यूज़ लगा दें तो के बच जाता है। के की वैल्यू ये आती है, तो के की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट करें तो इस फॉर्म में उसने कहा था इसको निकाल दें। हमने ये फॉर्म उसको बनाकर ये जूम आउट हो गया था, ये मैं दोबारा थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू 1 है, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 0.2 है। तो जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ 1 लगा देंगे, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 0.2 यहाँ लगा देंगे, तो सिंपल हमारे पास जो के की वैल्यू बचती है, के कैलकुलेट करें तो ये बचता है। के की वैल्यू हम दोबारा यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास ये वो फॉर्म बन जाती है जिसमें उसने कहा था इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। यूज द पार्शियल फ्रैक्शन, solve the differential equation and obtain the expression of t in term of x in term of a single logarithm involving x। देखें कि ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर निकाली थी, इसको इसके वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ये इसको पकड़ के आप उस तरफ ले जाएं, और x इंटू 300 माइनस एक्स, ये दोनों x की टर्म्स हैं, इसको इस तरफ ले आएँ, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, t को उधर ले जाएँ, ये डी टी को उधर ले गए तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप ये देखें कि ये वैल्यू हमें जो नज़र आ रही है, ये इंटीग्रेट अगर हम यहाँ करें तो इंटीग्रेशन से पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें। ए पार्शियल फ्रैक्शन का क्या तरीका होता है, दो टर्म्स हैं, एक ये है, दोनों लीनियर हैं, तो ए ओवर फर्स्ट टर्म प्लस बी ओवर सेकेंड टर्म, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ x की वैल्यू पहली टर्म को इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू 0, दूसरे को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 300 आएगा। तो पहले x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 300 बाद में ये रख कर देखते हैं। पहले 0 रखा यहाँ, तो ये 0 यहाँ 0, तो a की वैल्यू 1/300 निकल आती। और यहाँ 300 अगर लिखें तो ये 0, यहाँ 300 लिखें तो b इंटू 300 उधर जाकर 300 डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ a और b की जगह रखें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अच्छा जी, ये 300 हमने कॉमन ले लिया,
ए की वैल्यू भी A/300 B/300। अच्छा जी, ये 300 यहाँ भी आएगा और 300 यहाँ भी आएगा। ये 1/300 अगर हम 1/300 अगर हम कॉमन ले लें इस पूरे में से, तो 1/x और ये इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं और सिंपल इसका इंटीग्रल 1/x का इंटीग्रल ln ऑफ x होता है और इसका इंटीग्रल क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है तो माइनस हम कंपनसेट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद ln करके ऊपर ले जाएंगे और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर लेके आएगा। dt का इंटीग्रल t होता है प्लस c यानी कांस्टेंट। यहाँ शुरू में इनिशियल वैल्यूज उसने दी हुई थी हमें, x1 है और t0 है, x1 और t0 लगा दें, x1 लगा दें, x1 लगा दें और c की वैल्यू निकल आएगी। ये c की वैल्यू आप दोबारा इसमें पुट कर दें, यहाँ दोबारा चले जाते हैं, रिपीट कर देता हूँ, जूम आउट हो गया था मेरा ख्याल। तो c की वैल्यू ये निकली है। c की वैल्यू यहाँ हम लगाने के बाद इस जगह c की वैल्यू निकालने के बाद वापस हम इसको इस जगह पर लगा देते हैं c की वैल्यू, तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें दो लोग आपस में माइनस हो रहे हैं तो ln माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड होते हैं और ये प्लस हो रहा तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये इधर पड़ा हुआ, तो ये देखें कि t की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो इसको उस तरफ जाकर आप इधर डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई होगा। t इन टर्म ऑफ x ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ये इसका आंसर है। नहीं जी, ये आखिरी क्वेश्चन था इसका, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेपर में किसी और पेपर के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।